डियर स्टूडेंट्स, ये आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत ही आपका दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि आपका जो सिलेबस क्या है, आपकी जो बुक्स हैं उनके नेम क्या है, एवं आपकी बुक्स के अंतर्गत या आपके जो पेपर्स की जो मार्किंग है वो किस तरीके से डिवाइड है यूनिट्स के अंतर्गत वहाँ पर। ठीक है, तो हमने जो बेसिक जानकारी थी आपके, क्योंकि ये आपका पहला वर्ष है ग्रेजुएशन के इस ईयर में, तो उसमें हमने सामान्य जानकारी एवं थोड़ी बहुत हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो सेकंड पेपर है आंशिक अवकलन वाला जो पेपर था, उसके बारे में सामान्य जानकारी भी हमने थोड़ी बहुत वहाँ पर की थी यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जो हमारी आगे की जो प्रोसेस है वो हम समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि आंशिक अवकलन किसे कहते हैं, क्या होता है इसमें, ठीक है, कैसे इसे ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो ये सब सामान्य बातें हमने वहाँ पर पढ़ी थी। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस एवं हमारी एक्सरसाइज को लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो हमें आंशिक अवकलन किस तरीके से करना है, आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये सब जो जानकारी आज इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर और फिर उसी को लेकर हम यहाँ पर आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि z बराबर tan इनवर्स y अपॉन x है तो सिद्ध कीजिए, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन प्लस है बीच में, प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आपके इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे प्रूव वाले होंगे यहाँ पर। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे सामान्य केवल संकारक ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए यहाँ पर, या डिफरेंशियल जो ऑपरेटर्स हैं वो आंशिक वाले वो आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जाए। तो हमारे सारे जो क्वेश्चन है वो प्रूव वाले होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को लेते हुए ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि वेरिएबल में कुछ इस तरीके का फंक्शन है कि वेरिएबल में ये 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में इस तरीके का फंक्शन है, ये इक्वल टू सी कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए यदि मैं यहाँ पर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई ज्ञात करना चाहता हूँ, ये जेड ले लूँ मैं, यहाँ पर जेड को मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहा हूँ और एक्स और वाई को मैं जेड को तो मैं डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहा हूँ और एक्स और वाई को मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जेड का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले आपने क्या देखा कि पहले यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है और फिर यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पर। तो जो आंशिक अवकलन जो संकारक होते हैं वो क्या होते हैं, जिस स्तर के लिए आप उनका अवकलन करते हो उसके क्रम से क्या होते हैं, वो ऑर्डर का उनका कोई महत्व नहीं होता वहाँ पर। आप किसी भी ऑर्डर में उनको आप ले सकते हो। तो किसी भी ऑर्डर में लेने पर उनके जो आंसर्स हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, पहले y के लिए फिर x के लिए, तो यही परिणाम किसके लिए प्राप्त होगा आपको, पहले चाहे आप y ले लो और फिर उसके बाद क्या ले लो, आप x ले लो। तो यानी ये जो हमारे जो संकारक होते हैं या जो डिफरेंशियल जो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो चरों के जो क्रम है इनका यहाँ पर आंशिक अवकलन में, वो क्रमों से क्या होते हैं, रहित होते हैं कि चाहे आप x के लिए पहले कर लो, चाहे y के लिए कर लो और चाहे y के लिए करके फिर उसका x के लिए कर लो, किसी भी तरीके से आप उनको ले सकते हो। तो उनके जो मान है उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए हम वहां पर इस चीज को करेंगे। लेकिन हमारी बुक्स के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि जो ये है ये सबसे पहला है आपका, यानी फर्स्ट सबसे पहले हमें z का x के सापेक्ष करना पड़ेगा, फिर y के सापेक्ष करना पड़ेगा, और भी यदि कोई वेरिएबल है तो बारी बारी से फिर उसके सापेक्ष हमें करना पड़ेगा। तो हम हमारी इस बुक के अंतर्गत इस तरीके से मानते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या मानेंगे कि जो पहला है सबसे पहले वो पहली बार हो रहा है, दूसरे जो हमारा वेरिएबल है वो सेकंड वाला है तो सेकंड टाइम उसको किया गया यहाँ पर। तो हमारा क्रम, ताकि हमें बार बार इस चीज का कंफ्यूजन ना हो, तो इस चीज को लेकर हम यहाँ पर पहले से ही चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है यहाँ पर। तो आपके सामने दे ही रखा है कि z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर x और y दो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, हमने सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा पहला पार्ट और उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना होगा, दूसरा पार्ट, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो हम जानते हैं चूंकि डेल z अपॉन डेल एक्स की जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल z है
उसका x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कैसे करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के सापेक्ष z का आंशिक अवकलन किस तरीके से ज्ञात किया जाता है ये हम समझेंगे आज सबसे पहले। तो हम सामान्य सी बात क्या की थी हमने जब लास्ट वीडियो में यहाँ पर कि जिस वेरिएबल के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हो बस वही वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या होंगे उसमें कांस्टेंट होंगे। जिस वेरिएबल के सापेक्ष हम कर रहे हैं वही क्या होगा हमारा वेरिएबल होगा, और बाकी जो भी अन्य वेरिएबल होंगे वो सबके सब क्या होंगे कांस्टेंट होंगे यहाँ पर। तो क्या ले लिया कि डेल जेड अपॉन जो डेल एक्स है उसमें हमने x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इस फंक्शन में और जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। तो अन्य वेरिएबल कौन बचा फिर y, तो y यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो फाइनली आपको करना क्या है कि tan इनवर्स c अपॉन x कि जैसे c कोई कांस्टेंट है और यहाँ पर 1 अपॉन x लिखा है, इस तरीके के आपको किसी फंक्शन का क्या करना है अवकलन करना है। तो सभी जानते हैं कि tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर जो x होता है वो tan के कोणांक के अंतर्गत जो चीज लिखी गई होती है, ये जो कोणांक होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पर tan इनवर्स के अंतर्गत जो भी यहाँ लिखा होता है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर x। तो यहाँ क्या लिखा है y अपॉन x, तो क्या कर देंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमारा जो x है वो मानक रूप का नहीं था। ये तो तब होता कि जब हमारे पास सिर्फ tan इनवर्स x होता, तब उसका जो अवकलन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता। लेकिन यहाँ तो x की जगह क्या है 1 अपॉन x है और ऊपर क्या लिखा है कांस्टेंट y लिखा गया है, तो हमें y अपॉन x का फिर से क्या करना पड़ेगा अवकलन करना पड़ेगा। तो y अपॉन x का अवकलन क्या होगा, y एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो कहाँ जाएगा बाहर, हमें किसका करना पड़ेगा 1 अपॉन x का, और 1 अपॉन x का अवकलन क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमें y अपॉन x का अवकलन क्या मिल गया माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। तो y अपॉन एक्स का हमने अलग से जब अवकलन करके लिखा था तो हमें क्या मिला है माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर से कह रहा हूं यहाँ पर आंशिक अवकलन में जिस वेरिएबल के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हो सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी उसके अलावा जितनी भी जो वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे वो सबके सब क्या होंगे आपके कांस्टेंट जैसा बिहेव करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हो गया हमारा यहाँ पर। तो ये हमारा जो प्रथम कोटि का था वो तो हमने प्राप्त कर लिया, इसको और आगे हम थोड़ा सोल्व करके लिखें तो क्या आ जाएगा कि माइनस का y अपॉन, यहाँ से देखिए मैं इसका एलसीएम ले लूँ यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो ये एक्स स्क्वायर था नीचे वाला वो कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो ऊपर एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर यहाँ वाई के साथ वाला, तो उस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा सिंपल माइनस का y अपॉन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसका फिर से करेंगे यहाँ पर एक बार अवकलन और, क्योंकि हमें द्वितीय कोटि का अवकलन गुणांक चाहिए ये वाला x के सापेक्ष 2 बार। तो x के सापेक्ष 2 बार करने के लिए हमें इसको एक बार और करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास आ गया कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दोबारा फिर से इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में देखिए माइनस का y कांस्टेंट है तो इसको मैंने अलग कर लिया, ठीक है। अब हमें इसका समाकलन इसका अवकलन करना है यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो यदि यहाँ पर सिर्फ इतना सा हो, जैसे हमारे पास इतना हो यहाँ पर कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यदि आपके पास में लिखा गया हो और इसका हमें क्या करना हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या करना हो डिफरेंशिएशन करना हो, तो क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं कि डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस 2 उसको वहां पर लिखते हैं, और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा कि माइनस का 2 एक्स की पावर 3 हो जाएगा माइनस का 3 और डिवाइडेड वो सॉरी इतना आ जाएगा हमारे यहाँ। इसको मैं और आगे सोल्व करके लिखूं तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 बटे एक्स की पावर 3, ठीक है। तो हो क्या रहा था यहाँ पर कि जो भी पावर्स हैं ये एक इंक्रीजिंग हो जाती है और नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आ जाता है, ये जो पावर है वो कहाँ आ जाती है यहाँ आ जाती है, इतना सा होता है। तो हमारे पास इसकी पावर कितनी है 1 है इसकी पावर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे के पूरे को हम पूरा वेरिएबल एक ही मान रहे हैं यहाँ पर कैपिटल एक्स। तो चाहे आप कैपिटल एक्स का जैसे अवकलन कर रहे हो वैसे ही आप इसका मान सकते हो। तो कैपिटल एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसके बेसिस पे हमने ये किया है, ठीक है। अब हमें फिर से अभी भी हमारी जो टर्म्स थी वो केवल x नहीं थी, उसके अंतर्गत तो एक्स स्क्वायर लिखा गया था और वाई स्क्वायर लिखा गया था। तो दोबारा जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा
2x कि x स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2x, और जो y स्क्वायर है उसका क्या हो जाएगा 0। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर ये रिजल्ट। इसको मैं सोल्व करके लिखूं यहाँ पर, तो सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा क्या, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा y 2xy, y यहाँ से 2x यहाँ से, तो 2xy डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें जो इसका प्रथम रिजल्ट है, हमारे जो फलन z का है उसका जो प्रथम रिजल्ट है, यानी डेल टू जेड अपॉन जो डेल एक्स स्क्वायर है, वो हमें इस तरीके से प्राप्त हुआ। एक हमने प्राप्त कर लिया, इसको लिख लिया। अब इसी तरीके से हम इसका जो दूसरा भाग है, यानी कौन सा, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्राप्त करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट इसका यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ दूसरे वाले को। अब की बार हमें किसके लिए करना है, पुनः अब की बार हमें z का y के रेस्पेक्ट में करना है। तो कीजिए, तो क्या आ जाएगा, क्या लिखो यहाँ पर, डेल z अपॉन डेल y, कि z का y के रेस्पेक्ट में करो। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो tan के लिए तो हमारा वही पहले की तरह की 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फिर अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया था इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे हम यहाँ पर। तो y का तो हो जाएगा 1 और x हमारा जो कांस्टेंट था वो एज इट इज रहेगा यहाँ पर। इसको और सोल्व करूँ मैं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर था वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और यहाँ पर कितना लिखा है 1 अपॉन एक्स, तो उस एक्स से इसी एक पावर चली जाएगी, हमें सिंपली क्या मिलेगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी डेल जेड अपॉन जो डेल एक्स है वो हमें ये प्राप्त हो गया। अगेन इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे इसका यहाँ पर। तो अगेन करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, पुनः अवकलन करने पर, पुनः आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक ही होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो फंक्शन z है वो, हमारा जो z है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से चाहे आप अवकलन करके लिखो चाहे आप आंशिक लिखो, दोनों का अर्थ एक ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखिए x के रेस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, देखो x के लिए कर रहे हैं तो x ऊपर भी स्थित है, y के लिए कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो y के लिए लेंगे इसको, ये y के लिए तो किया था ऊपर, तो यहाँ पर भी किसके लिए होगा, ये y के लिए। तो y के लिए कर रहे हैं तो x स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको ले लिया ब्रैकेट से बाहर। इस वाले का करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इसका फिर से करना पड़ेगा जो यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा गया तो एक्स स्क्वायर का तो 0, और वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। और जब हमने इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा था, तो आप जानते हो कि इसका जब अवकलन करते हैं तो माइनस चिन्ह और आता है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह और आएगा ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x, ये तो कांस्टेंट था, ये तो बाहर हो गया था, अंदर ब्रैकेट के हमारे क्या आ जाएगा कि जो 1 अपॉन y था इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो उसके बेसिस पे हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस अंदर वाले जो टर्म्स था इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ क्या मिलेगा 2y। अब इसको सोल्व करके मैं यहाँ पे लिखूं तो माइनस का कितना आ जाएगा 2xy एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मुझे जो सेकंड ऑर्डर का जो मुझे इस तरीके का रिजल्ट मिला वो मुझे ये मिला यहाँ पर, ये हो जाएगा b। ठीक है, तो a भी मिल गया b भी मिल गया, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो a व b से a प्लस बी मैं यहाँ पर करूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि एक तो था नेगेटिव और एक क्या था पॉजिटिव, तो दोनों जब ऐड होंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 0। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे जो फंक्शंस होंगे उनके हम आंशिक अवकलन गुणांक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को समझाया है, पुरानी चीजों को भी दोहरा कर उस चीज को समझाया हमने यहाँ पर कि किस तरीके से आंशिक अवकलन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको 2-3 जो वीडियो होंगे उनमें आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि किस तरीके से आपको आंशिक अवकलन करने हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आगे के जब वीडियो होंगे तो हम इस चीज को बार बार नहीं दोहराएंगे, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से विकसित हो जाएगी वहाँ पर, तो हम फिर आगे की जो
हमारी बढ़ी हुई चीज़ें हैं या जो हमारी आगे की बढ़ती हुई चीज़ें हैं उनको हम फिर सीधा सीधा करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। v बराबर 1/√x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। और इसका भी क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। x² प्लस y² प्लस z² का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर यहाँ पर इसका हो रहा है। यहाँ पर ये हमें यहाँ पर दिया गया है, होल स्क्वायर नहीं हो रहा, केवल इतना ही यहाँ तक ये v बराबर है 1/√x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। और हमें करना क्या है, सिद्ध यहाँ पर हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए del 2v अपॉन del x² del 2v अपॉन del y² del 2v अपॉन del z² और बराबर क्या है 0। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है यहाँ पर इस वाले प्रश्न में, ठीक है। तो लेकर चलते हैं इस प्रश्न में। तो यहाँ पर आपको 3 रिजल्ट दे रखे हैं, 1 2 3। तो पहले इसको कैलकुलेट करोगे, फिर इसको और फिर इसको, और तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे आप। तो हमने क्या लिखा, सर्वप्रथम हमने ज्ञात किया कि जो हमारा v था उसके लिए उसका x के सापेक्ष हमने क्या किया, आंशिक अवकलन ज्ञात किया। तो del v अपॉन del x, del v अपॉन del x ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है, हमें इस तरीके से दिया गया है। तो हमने इसको कैसे लिखा कि del अपॉन del x, और ये जो हमारा रिजल्ट था ये ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस z² की पावर माइनस का 1/2, x² प्लस y² प्लस z² की पावर माइनस का 1/2 हमें ये प्राप्त हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इसका x के सापेक्ष करना है, जो हमने बाहर ले लिया था। यहाँ पर हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमने अभी तक तो कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना। तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर जो नीचे थी ऊपर जाके किसकी हो जाती है, नेगेटिव की हो जाती। तो यहाँ इसकी पावर कितनी होगी, नेगेटिव की। अब x के सापेक्ष इसका समाकलन कीजिए, अवकलन कीजिए यहाँ पर। तो अवकलन करेंगे तो आप जानते हो कि जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक है। और जो भी यहाँ पर रिजल्ट है वहां पर इसकी पावर में क्या आ जाएगा, एक की वृद्धि और हो जाती है। तो क्या इतना हो जाएगा कि माइनस का 1/2, n तो आगे आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा, n गुणा n-1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 और आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और अंदर की सारी टर्म्स हमने जो की तो लिख दी, x² प्लस y² प्लस z²। फिर से कह रहे हैं आंशिक अवकलन में जिस चर के सापेक्ष आप कर रहे हो वही वेरिएबल होगा, बाकी के जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ से इसी का सिर्फ हो सकता है, बाकी ये दोनों कैसे होंगे, जैसे कांस्टेंट होता है ठीक उसी तरीके का। अगर यहाँ पर सिंपल केवल x होता है, इसकी पावर माइनस का 1/2 होती तो हमारा ये रिजल्ट ठीक था। लेकिन यहाँ तो अंदर टर्म्स और है यहाँ पर, तो इन टर्म्स का हमें एक बार फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करूंगा तो पहले का कितना आ जाएगा 2x और बाकी दूसरे तीसरे का कितना आ जाएगा 0। तो मुझे मिलने क्या वाला है यहाँ पर सिर्फ 2x। तो 2 से 2 मैंने यहाँ पर काट दिए और जब इसको सोल्व करके लिखा तो मुझे मिल गया माइनस का x अपॉन x² प्लस y² प्लस z² की पावर माइनस का 3/2 मुझे यहाँ पर प्राप्त हो गया। अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको मैं पुनः कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि माइनस का x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमारे पास इसका एक बार फिर से करना है, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया था कि डेल v अपॉन डेल एक्स हमें प्राप्त हो गया था। हमें इसका फिर से किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष हमें और करना है। तो जब इसका x के सापेक्ष करेंगे तो देखो ऊपर भी x है और नीचे भी x है, और ऐसा जब हो जाता है हमारे पास कि x का ही फलन ऊपर होगा अंश में और x का ही फलन नीचे होगा, तो उस कंडीशन में हम वहां पर किससे करते हैं उसको, u अपॉन v से। ठीक है, u अपॉन v का जो हमारा नियम है अवकलन करने का उसको यूज में लेते हैं। तो u अपॉन v के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले नीचे वाले को छोड़ दिया जाता है। तो जैसे हमने इसका द्वितीय कोटि का अवकलन गुणांक ज्ञात किया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो कि डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्या किया जाता है उसमें माइनस का चिन्ह कांस्टेंट है तो इसको आप क्या ले लो, बाहर ले लो। तो नीचे वाले को छोड़ दिया जाता है, यानी किसको छोड़ दिया, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर जो माइनस प्लस का 3/2 थी इसको छोड़ दिया। ऊपर वाले का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो गया। अब की बार क्या करेंगे, पीछे माइनस का चिन्ह आता है। दूसरी बार क्या करते हैं कि जो जिसको हमने छोड़ दिया उसका तो हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो किसको छोड़ा था हमने, इस वाले को, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा कि 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, 3/2 की वजह से कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका अवकलन कर रहे हैं तो कि 3/2 माइनस का 1, 3/2 माइनस का 1। लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ ये, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिंपल यदि ये x होता तब तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो अंदर और है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हमें इसका और करना पड़ेगा। तो आगे कितना आ जाएगा, 2x और आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसका अवकलन कर दिया यहाँ पर, आंशिक अवकलन। ये तो हो गया u अपॉन v वाले के लिए ऊपर वाला भाग। नीचे वाले में क्या हो जाता है कि जो भी नीचे लिखा गया होता है उसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर जो 3/2 थी इसका हमने क्या कर दिया, वर्ग। और वर्ग कर दिया तो कहां पर मिलेगी, वो पावर ऊपर आ जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, हमें कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया नीचे यहाँ पर। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं इस चीज को। तो आगे हमने देखा यहाँ पर आगे हमने इसको देखा तो हमें प्राप्त हो गया है यहाँ पर कि डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, सोल्व करो थोड़ा सा इसको यहाँ पर। तो जो भी चीजें कैंसिल होने वाली, 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ पर। इस x से ये x मल्टीप्लाई होगा, क्या देगा हमें, एक्स स्क्वायर देगा। ठीक है, तो हमने इसको दोबारा लिखा तो हमें प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ कितना आ गया, x से x मल्टीप्लाई होगा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 3x स्क्वायर, ये तो यहाँ से आ गया। और क्या बचा अंदर, 3/2 में से 1 चले गया तो पावर कितनी बची, हाफ। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, हाफ आ गई यहाँ पर, आधी। क्योंकि 3/2 में से 1 चले जाएगा तो कितना रहेगा, आधा। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, ये तो ऊपर का काम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। नीचे वाले में हमने क्या किया था, इसकी पावर 2 ली थी, क्योंकि नीचे वाले का वर्ग हो जाता है, तो उसकी वजह से 3/2 कन्वर्ट हो गई, किसमें हो गई, 3 में। तो क्या आ जाएगा नीचे हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3। इसको और थोड़ा यदि हम सोल्व करें तो यहाँ से हम देखें तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। ये कॉमन हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये कॉमन यदि ऊपर से ले ले तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर 1 बचेगी। पावर 1 का मतलब यही होता है। और इधर को क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखा तो यहाँ से आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और पावर कितनी आ गई, 3 अभी भी। यहाँ से 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चलेगा तो कितने आ गए, माइनस के 2x स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिजल्ट रहा, एक काम आप ये भी कर सकते हो कि 1/2 से इसकी जो 3/2 पावर में से जो भाग कटता है उसको काट दो, तो कितना बचेगा, यहाँ तो बचेगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर से कटकर कितना बचेगा, माइनस के 2x स्क्वायर। तो क्या बचा, हमारे पास बचा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर। और नीचे क्या रहा हमारे पास, नीचे रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2।
यानी 3 में से जब हाफ चले जाएगी तो पावर कितनी रहेगी 5/2 रहेगी यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया del 2v अपॉन del x स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसको मैंने नाम ले लिया a नंबर। अब इतनी लेंथी प्रोसेस हम दोबारा करें तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और जिसको करना में हमें समय लगेगा यहाँ पर। तो उसके लिए हमारे मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक सिमेट्री नियम होता है, सममितता नियम, कि जो प्रोसेस किसी एक वेरिएबल्स के लिए हो रही है और वो अन्य जो वेरिएबल्स हैं वो भी सेम कंडीशन वहां पर रखते हैं या वो सिमेट्रिक नियम का यदि पालन कर रहे हैं तो हम वहां पर उनके परिणामों भी सिमेट्रिक तक नियम को लगा सकते हैं। अब सममितता नियम क्या हो रही है, देखो कि x एक पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा, कि x का मान आप चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, सदैव उसकी वैल्यू वर्ग के कारण सदैव धनात्मक बनने वाली है। y का मान भी उसी तरीके से कि y का मान भी सदैव धनात्मक होगा और z का मान भी उसी तरीके से सदैव धनात्मक होगा। इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो इनके रिजल्ट में जब होगा तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो उस नियम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, सममितता नियम। सममितता नियम, सममितता नियम से इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो रिजल्ट हमने x के लिए प्राप्त किया वो बाकी अन्य वेरिएबल्स के लिए भी हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो डेल x के लिए पहले कर चुके हैं, तब की बार किसके लिए होगा, y के लिए। तो क्या होगा कि del 2v अपॉन del y स्क्वायर। और जब y के लिए करेंगे तो इनमें देखो क्या अंतर रहा था कि जब हमने x के लिए किया था तब वहां पर पॉजिटिव में x नहीं आया था बल्कि नेगेटिव में माइनस के 2x स्क्वायर आ रहे थे और नीचे तो कोई है ही नहीं ऐसा कुछ x के लिए कुछ हो रहा हो अलग से यहाँ पर। तो जब y के लिए करेंगे तो हिसाब से क्या आना चाहिए कि माइनस का 2y स्क्वायर यहाँ आना चाहिए और यहाँ बाकी के बचे हुए वेरिएबल x और z आने चाहिए। और जब z के लिए करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, x और y आना चाहिए, यहाँ माइनस का कितना आना चाहिए 2z स्क्वायर। ठीक है, तो इस सममितता नियम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इसका लिखेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और माइनस के 2y स्क्वायर आ जाएगा और नीचे तो सेम रहेगा ही, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर की पावर 5/2। इसी प्रकार से तीसरे के लिए कर लेंगे तो del 2v अपॉन del z स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस के 2z स्क्वायर, यानी जो भी होगा z होगा चाहे y होगा वहां सब्ट्रैक्शन के रूप में आता है सदैव 2 गुणा के साथ। और यहाँ कितना आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 5/2। ये हो गया आपका b पार्ट और ये क्या हो गया आपका c पार्ट, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, तीनों पार्टों को जोड़ दिए तो रिजल्ट कितना मिलेगा आपको। देखो यहाँ x स्क्वायर यहाँ x, क्योंकि तीनों के हर तो समान है, हर समान है तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ कि del 2v अपॉन del x स्क्वायर del 2v अपॉन del y स्क्वायर एवं del 2v अपॉन del z स्क्वायर। तो तीनों के हर समान है, यानी तीनों के जो अंश है वो आपस में जुड़ सकते हैं। जब हर समान होते हैं किन्हीं भिन्नों के तो उनके अंश आसानी से जुड़ जाते हैं। तो अंशों को हमें देखना है, तो x स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और x स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो 2x स्क्वायर पॉजिटिव हो गए तो 2 हमें नेगेटिव मिल गए तो दोनों से वो हट गए। y स्क्वायर यहाँ है और y स्क्वायर यहाँ है, 2y स्क्वायर हो गए तो 2y स्क्वायर नेगेटिव गए थे वो भी यहाँ से हट गए। इसी प्रकार से दोनों z स्क्वायर भी हट जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 0। और यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर कि फंक्शन v के लिए हमें इस परिणाम को प्रूव करना था कि उसके तीनों वेरिएबल्स में द्वितीय कोटि के जो आंशिक अवकलन गुणांक है उनका जो योग है वो कितना होता है 0 होता है। और यही आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना था। ठीक है, तो आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा जो चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक चीज और समझते हैं यहाँ पर
हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर दे रखा है x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर सीधे हमें दे रखा है और हमें सिद्ध करना है। तब c है ये c, तब x बराबर y बराबर z पर, x बराबर y बराबर z पर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वो सॉरी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है माइनस का एक्स log ई एक्स की पावर -1। इस तरीके से हमें इसको सिद्ध करना है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इस फंक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो z है वो तो कौन सा है आपका, जो z है वो तो आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और बाकी के दोनों क्या हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर जो x और y है वो तो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो z है वो आपका कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसको लीनियर बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर x हो रहा है, y की पावर y हो रहा है, z की पावर z हो रहा है। तो आप जानते हो कि जब इस तरीके का फंक्शन हो तो हमें यहाँ पर log के द्वारा हम इनके पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं log लेकर यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे, दोनों पक्षों का क्या लेंगे, log लेंगे यहाँ पर। तो मैंने लिखा प्रूव में यहाँ पर x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर जो c है, इसके दोनों पक्षों का हमने क्या ले लिया, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो log लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, log x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर कितना हो जाएगा, log c। केवल सिंपल log ले रहे हैं यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि log के अंतर्गत कुछ चीजें गुणा में हो जाती हैं, तो उनको हम योग के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख दिया, log x की पावर x प्लस log y की पावर y प्लस log z की पावर z बराबर log c, ठीक है। यहां से हमने इसको और आगे देखा तो यहाँ पर जो कोई किसी भी वेरिएबल की पावर जो होती है log के अंतर्गत वो आगे आ जाती है। तो कैसे हो जाएगा, x log x, y log y और z log z बराबर log c। अब हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि हम इसका सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, अवकलन अब कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो सिर्फ x ही वेरिएबल होगा और बाकी के जो होंगे वो क्या होंगे, बाकी के जो होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। हमें यहाँ पर प्राप्त भी क्या करना था, हमें विद रेस्पेक्ट टू z यहाँ पर प्राप्त करना था, तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो हमने इसका जब अवकलन किया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x वाले में क्या होगा, हमें यहाँ पर x पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का किया तो कितना आ जाएगा, x अपॉन x हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरे वाले पद में क्या करेंगे कि पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का अवकलन किया। पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन किया। अब की बार क्या करेंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो 1 और दूसरे को छोड़ देंगे, यानी किसको छोड़ देंगे, log x को। x के सापेक्ष कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा आया है। y हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। y कांस्टेंट होगा तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 0। तीसरे पर आओ z वाले पर, तो z वाले में क्या होगा कि z में x और y दोनों अंदर उपस्थित हैं, कि z तो खुद एक फलन है, वो हमें यहाँ से पता लगा कि जो चीज हमें सिद्ध करनी थी वहां से हमें पता लगा कि z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने शुरुआत में बात की थी कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात आती है तो वो ही कांस्टेंट हो पाते हैं, जो डिपेंड है वो नहीं होगा यहाँ पर। तो हमें इसको नहीं कर सकते, यहाँ पर इसको हम 0 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि खुद ये तो फलन है जिसका हमें अवकलन करना है यहाँ पर, तो इसको 0 कैसे कर पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमने देखा कि पहले को छोड़ दिया, दूसरे का जब किया तो कितना आ गया, z, और जब z का हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा तो z का कितना हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल x हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़े यहाँ पर हम, तो हमने क्या किया दूसरी बार, अब की बार किसको छोड़ दिया, log z को छोड़ दिया, और जब z का किया तो कितना हो गया, 1, लेकिन यहां से हमने देखा कि डेल z अपॉन डेल x हमें और प्राप्त हो जाएगा,
तो हमने सिंपल जब log z का किया तो log z का हो जाएगा 1/z और ये z पहले से, लेकिन z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो z का हमें फिर से करना पड़ेगा, तो कितना आ गया del z अपॉन del x आ गया। आगे हमने अब की बार किसको छोड़ दिया था, log z को छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, और जब z का किया तो z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा log z अपॉन x, और आगे log c एक कांस्टेंट है तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा इसका 0। ठीक है, अब देखिए आगे x से x कैंसिल, तो यहाँ कितना मिलेगा 1 प्लस log x, और आगे बढ़े यहाँ तो यहाँ से हमने दोनों से इसको कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा 1, और वहां से कितना मिल जाएगा log z, तो 1 प्लस log z, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा del z अपॉन del x बराबर 0। हमें del z अपॉन del x यही था, तो हमने क्या किया इन दोनों पार्टों को अलग अलग करके del z अपॉन del x का मान निकाल लिया यहाँ पर। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे del z अपॉन del x का मान। तो del z अपॉन del x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, यहां से हम इसको अकेला करेंगे तो अकेला करेंगे तो क्या आ जाएगा del z अपॉन del x। ठीक है, del z अपॉन del x, ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये कहां जाएगा, हमने इसको लिख दिया, ये तो कहां जाएगा कि 0 के बाद 0 के पास चले जाएगा, यानी 1 प्लस जो log x है वो यहां जाएगा तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस log x। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमें क्या प्राप्त होने वाला है कि जो 1 प्लस जो log z है ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई है, जो गुणांक वाली जो राशि होती है वह सदैव सामने वाले के कहां चले जाती है हर में, तो ये कहां जाएगा 1 प्लस log z कहां जाएगा नीचे। ठीक है, यानी हमें del z अपॉन del x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो गई, इसको मैं ले लीजिए समीकरण नंबर 2। यानी हमें जो del टू z अपॉन del x del y प्राप्त करना था उसमें से हमने x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आंशिक अवकलन कर लिया। अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो अब की बार किसके लिए करेंगे y के लिए। तो समीकरण 2 का y के सापेक्ष, समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर ठीक है, आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा कि del टू z अपॉन del x तो पहले से ही था, अब की बार कौन आ जाएगा del y और आ जाएगा यहाँ। अब हम इसका y के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो अंश में तो कहीं पर भी y नहीं है, तो ये तो क्या है कंप्लीटली कांस्टेंट है, तो हमने इसको कहां लिख दिया कि 1 प्लस log z को तो अलग लिख दिया, log x को तो अलग लिख दिया, लेकिन नीचे वाला क्या है z है, और z में सारी चीजें होती हैं कि z में तो x भी था और y भी था, यानी z का तो आप x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो और y के रेस्पेक्ट में भी आप कर सकते हो। तो जब z वाले की बात आएगी तो इसको क्या मान रहे हैं कि जैसे 1 अपॉन z हो, तो 1 अपॉन z का कितना हो जाता है माइनस का 1 अपॉन z स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा कि 1 अपॉन 1 प्लस log z का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन z का हमने y के सापेक्ष तो किया ही नहीं अभी यहाँ पर, क्योंकि z में दोनों चीजें विद्यमान है, दोनों z में x भी उपस्थित था और y भी उपस्थित था यहाँ पर, तो हमें इसका एक बार फिर से करना पड़ेगा, तो 1 का तो हो जाएगा 0 और log z का हो जाएगा 1 अपॉन z, और z का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा del z अपॉन del y, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं y के सापेक्ष कर रहे हैं, इस वजह से हमने इसको कैसे लिखा del z अपॉन 1 अपॉन z एंड del z अपॉन del y। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 प्लस log x, नीचे आ जाएगा z 1 प्लस log z का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा del z अपॉन del y। अब हमारे पास सारी चीजें विद्यमान है यहाँ पर कि हमारे पास del टू z अपॉन del x del y भी है, हमने जो पहला भाग था वो भी प्राप्त कर लिया, फिर भी हमारे आंसर नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास अभी भी एक संकारक बैठा है जिसका मान मैं यहाँ पर लिख सकूं, तो मैं इसको और आगे हल कर सकता हूँ यहाँ पर, किसको del z अपॉन del y का मान मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, तो वो मेरे पास तो है नहीं यहाँ पर, तो उसको ज्ञात करो, तो मैंने क्या किया del z अपॉन del y को और ज्ञात किया, ताकि उसको उठाकर मैं कहाँ रख दूंगा यहाँ, और उससे हमारा जो मान है वो हल करने योग्य हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें क्या प्राप्त करना है del z अपॉन del y। ठीक है, तो del z अपॉन del y प्राप्त करने के लिए आप एक चीज समझो कि जो चीज आपने x के लिए करी है यहाँ पर, ठीक है, वही सेम कार्य किसके लिए हो रहा है y के लिए हो रहा है यहाँ पर, यानी जैसा x था x के पावर x, वैसे ही क्या है y की पावर y है, तो इसका जो परिणाम होगा वो भी लगभग इसी की तरह प्राप्त होगा del z अपॉन del x की तरह। तो हम सीधा ही क्या लिख दिया हमने इसकी हेल्प से, क्या आ जाएगा कि माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ x के सापेक्ष कर रहे थे इसलिए ऊपर से क्या आया था 1 प्लस log x आया था, और जब y के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस log y आ जाएगा,
और आगे क्या होगा 1 प्लस log z। ठीक है, किसकी सहायता से? समीकरण 2 की सहायता से। समीकरण 2 की सहायता से हमने ऐसा लिखा, समीकरण 2 की सहायता से ऐसा हम कर पाए। समीकरण 2 की सहायता, समीकरण 2 की सहायता से। अब हमारे पास ये मान दिया गया तो उसको उठाकर कहां रख देंगे? इस वाले में। तब del 2z अपॉन del x del y इज इक्वल टू, अब देखिए इसका मान यहाँ पर, यहाँ ये किसका था? नेगेटिव का, ये किसका है? पॉजिटिव का। और हमें मान भी कहाँ रखना है? यहाँ। तो क्या आ जाएगा? देखो माइनस का 1 प्लस log x 1 प्लस log y हो गया। ऊपर तो आ गए दोनों यहाँ पे इसको साथ रखने पर। और नीचे क्या मिलेगा? z मिल जाएगा 1 प्लस हमें क्या मिल जाएगा? log z का होल स्क्वायर मिल जाएगा। और एक यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस log z और आ जाएगा इसकी वजह से। यहाँ पर हो गई सारी चीजें। तो हमें परिणाम यहाँ तक हमें प्राप्त हो गया। लेकिन अभी भी हमें जो सिद्ध करना है वो हमें अभी भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन हमें दे रखी थी जो हमने अभी तक यूज में नहीं ली, कि हमें x बराबर y बराबर z पर ये चीज सिद्ध करनी है। और सिद्ध वाले में सिर्फ x की टर्म्स होनी चाहिए, y और z नहीं होनी चाहिए। तो जहां जहां y और z है वहां हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि तीनों के मान क्या होंगे? वहां पर बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? पुनः इसको कैसे लिखा कि ये तो किसमें कन्वर्ट हो गया कि 1 प्लस log x, और ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया? 1 प्लस log x में। तो क्या प्राप्त हो गया कि 1 प्लस log x की पावर हमें कितनी प्राप्त हो गई? 2। नीचे z था, z की जगह क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x 1 प्लस हो जाएगा ना z की जगह x, तो x 1 प्लस log x, 2 पावर पहले से थी, एक और हो गई, तो पावर कितनी हो गई? 3 हो गई यहाँ पर। तो पावर कितनी हो गई? 3। ठीक है, किसके कारण हुआ है ऐसा? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना? x बराबर y बराबर क्या माना है? z माना है, इसके कारण ऐसा हो रहा है यहाँ पर। अब हमें इसको सोल्व करके लिखना है। तो यहाँ से देखो 2 पावर से इसकी 2 पावर चलेगी तो कितनी पावर बची? 1 पावर। तो अब हमारे पास शेष रिजल्ट क्या रहेगा? हमारे पास जो परिणाम रहेगा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ हमारे पास परिणाम क्या आ जाएगा? आगे परिणाम देखिए, तो आगे हम लिख पाएंगे यहाँ से कि माइनस का क्या बचेगा? ऊपर की तो सारी चीज हट गई, नीचे सिर्फ बच रहा है यहाँ पर क्या? x, और क्या बच रहा है? 1 प्लस log x। ये हमें यहाँ पर और प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊं यहाँ पर, ठीक है, और इसके साथ साथ इस 1 को भी मैं, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो 1 कहीं नहीं है, यहाँ पर पूरी टर्म्स में 1 कहीं नहीं है, तो हम इसको पुनः कैसे लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं कि माइनस का 1 अपॉन x गुना 1 को आप जानते हो कि log e बेस e का मतलब कितना होता है? 1 होता है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? log e बेस e, क्योंकि 1 का अर्थ कितना होता है इसमें log गणित के अंतर्गत कि उसी आधार पर उसी को लिख दो। तो e बेस, क्योंकि हमें e चाहिए यहाँ पर, तो e बेस हमने क्या लिख दिया? e, उसका मतलब कितना होता है? 1, और आगे क्या बचा? log x यहाँ पर। ठीक है, आगे की लाइन हमने देखी तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 लोग जुड़ रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वो गुणा में। तो कैसे लिख सकते हैं? x log ex, e बेस पे कि e डॉट x हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी हर में उपस्थित है, तो हर में उपस्थित है तो ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? पावर नेगेटिव में। तो माइनस तो पहले से ही था, और क्या आ जाएगा? x log e बेस ex की पावर -1। और यही आपको सिद्ध करना था यहाँ पर कि del 2z अपॉन del x del y जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा ये चीज यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो जब हमारी लाइव कक्षाएं होंगी तो उस समय हम इस चीज को दूर करेंगे, वहां पर जो भी हमारी कमियां होंगी वहां पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो होगा यानी बाकी की जो पॉइंट्स होंगे वो हम नेक्स्ट एक वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है।